सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पोटे। हम लोग ने कल तक देखा था कि क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा तक, है ना। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? तो ऐसा डेटा जो कि हम लोग सिर्फ नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव डेटा। बट ऐसा डेटा जो कि सिर्फ वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जिसको नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोला जाता है? क्वालिटेटिव डेटा। यहाँ तक हम लोग ने कल देख लिया था। तो बात है नेक्स्ट टॉपिक पे जो है डेटा। डेटा हम लोग ने पता कर लिया। डेटा जो है, डेटा किसको बोले जाते हैं? तो जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको हम लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली डेटा जो है दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। एक बात याद रखना कि इसमें हम लोग को लिखा भी गया है कि जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, फिर जो भी हम लोग डेटा ऑब्टेन कर रहे हैं, वो डेटा जो एकदम करेक्ट होना चाहिए और एकदम मीन्स बोलते हैं ना, करेक्ट और परफेक्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर जो भी हम लोग ने डेटा कलेक्ट किया है वो करेक्ट नहीं होगा, वो अगर डेटा परफेक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर से हम लोग को जो भी एनालिसिस करना है, जो भी उसके ऊपर से रिजल्ट निकालना है, जो भी सॉल्यूशन निकालना है, वो भी परफेक्ट नहीं होगा अगर हम लोग ने जो डेटा कलेक्ट किया है वो परफेक्ट नहीं हुआ तो। बराबर है। चलो बढ़ते हैं, प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा, सिंपल प्राइमरी डेटा यानी सिंपल एक ऐसा डेटा जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता हो, जो कि ओरिजिनल डेटा हो, बराबर। ऐसा डेटा जो भी कोई एजेंसी, अथॉरिटी या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हुआ डेटा हो, उसको बोला जाता है प्राइमरी डेटा। सिंपल। ऐसा डेटा जो भी किसी एजेंसी या फिर अथॉरिटी या फिर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हो, यानी खुद उन लोग ने ऑब्जर्वेशंस के द्वारा कलेक्ट किया हो, खुद उन लोग ने पीपल्स को मीट किया होगा, उन लोग पीपल के पास गए होंगे, जो भी लोगों के पास है। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर का एक डेटा चाहिए तो मैं फार्मर्स के पास गया होगा, उन लोग के जो भी थॉट्स होंगे वो मैंने लिए होंगे, है ना। मतलब जो भी उनको इन्फॉर्मेशन से मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करके लिया होगा, बराबर है। तो उसको बोला जाता है प्राइमरी डेटा। ऐसा डेटा जो हम लोग ने खुद से पूरा रिसर्च करके, खुद से इंक्वायरी करके, खुद से इन्वेस्टिगेशन करके जो डेटा कलेक्ट किया है उसको बोला जाता है प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? तो सेकेंडरी डेटा यानी सिंपल ऐसा डेटा जो एक अथॉरिटी, एजेंसी या फिर इन्वेस्टिगेटर यूज करता है, बट वो डेटा जो है पहले से ही, बराबर, ऐसा डेटा जो कि पहले से किसी एजेंसी या फिर किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया होता है। तो ये जो दूसरी एजेंसी वाले हैं उन लोग बस जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसको वापस से रीयूज करती है, बराबर। जो मीन्स जो डेटा पहले से कलेक्ट है उसी डेटा को वापस रीयूज करना, उसी को बोला जाता है सेकेंडरी डेटा, बराबर। तो जो भी एजेंसी या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटर जो है कोई भी डेटा यूज करता है जो कि पहले से ही कलेक्टेड डेटा हो किसी एजेंसी या फिर किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, उसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। एग्जाम्पल समझते कि हम लोग ने देखा होगा कि हम लोग को जब पहले होमवर्क्स मिलते थे, दिवाली के वेकेशंस होते थे, तो टाइम पे बहुत सारे टीचर्स हम लोग को बहुत सारा होमवर्क देते थे कि ये वेकेशंस में वो होमवर्क कंप्लीट कर देना। इतना सारा होमवर्क होता था तो कोई करता नहीं था, बस 2-3 होते थे पर्सन्स जो कि खुद से होमवर्क करते थे, पूरा का पूरा इधर उधर से रिसर्च करेंगे, पूरा होमवर्क कंप्लीट करेंगे, खुद के मेहनत से कंप्लीट करेंगे, यहाँ से रिसर्च करेंगे, वहाँ से रिसर्च करेंगे, बट होमवर्क खुद से पूरा कंप्लीट करेंगे। वो हो गया प्राइमरी डेटा, यानी उन लोग ने क्या खुद के मेहनत से, खुद से यहाँ वहाँ से रिसर्च किया, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन किया, यहाँ से डेटा निकाला और अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लिया। बट दूसरे होते जो कि जब 5 दिन बचा होता है, जब हम लोग का वेकेशंस खत्म होने वाला होता है, वो सिर्फ क्या करते, सामने वाले फ्रेंड को कॉल करते और बोलते, दोस्त वो जो भी होमवर्क हुआ उसका बस फोटो सेंड कर दे, मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। यानी वो क्या करता है कि जो पहले से उसने होमवर्क किया है उसका बस फोटो खींच के उसको वापस रीयूज कर रहा हो, तो हो गया सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस। प्राइमरी डेटा यानी सिंपल जो डेटा हम लोग ने खुद के इन्वेस्टिगेशन से, खुद के रिसर्च से मीन्स कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है फर्स्ट टाइम, उसको बोला जाता है प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा यानी सिंपल ऐसा डेटा जो कि हम लोग दूसरे से कलेक्ट किया हुआ डेटा वापस से रीयूज कर रहे हैं, उसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। ये तो हो गया प्राइमरी डेटा और दूसरा हो गया सेकेंडरी डेटा। अब बारी आती है कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन पे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब डिफरेंस बिटवीन में फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन आता है कि प्राइमरी डेटा जो है वो जो है ओरिजिनल डेटा कहा जाता है। क्यों? तो वो डेटा खुद से इन्वेस्टिगेशन के दौरान, खुद से रिसर्च करके जो है निकाला जाता है, खुद से रिसर्च करके ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए प्राइमरी डेटा को ओरिजिनल डेटा या तो फर्स्ट डेटा ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है। और उसी तरह सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा जो है ओरिजिनल डेटा नहीं होता, बिकॉज वो क्या, तो पहले से जो डेटा अवेलेबल है उसी से हम लोग रीयूज करते हैं उसको, इसलिए उसको सेकेंडरी डेटा बोला जाता है। ये है डिफरेंस बिटवीन
पहला प्राइमरी और सेकेंडरी का। दूसरा डिफरेंस बिटवीन आता है कि प्राइमरी डेटा को जो है पूरे इंक्वायरी के साथ निकाला जाता है, बराबर है। प्राइमरी डेटा जो है पूरा इंक्वायरी करके डेटा जो है ऑब्टेन किया जाता है, जो भी पीपल है उन लोगों को विजिट किया जाता है, उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है पूरा उसको नोट किया जाता है, बराबर। तो यानी पूरी इंक्वायरी के साथ प्राइमरी डेटा को ऑब्टेन किया जाता है। और दूसरी तरफ सेकेंडरी डेटा क्या, तो प्राइमरी डेटा में से ही निकाला जाता है, यानी प्राइमरी डेटा पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ उन लोग ने निकाल दिया। सेकेंडरी डेटा क्या, तो जो प्राइमरी डेटा कलेक्टेड है उसमें से ही वापस सेकेंडरी डेटा इन लोग जो है यूज़ कर रहे हैं। तो हो गया प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा का दूसरा डिफरेंस बिटवीन। तीसरा डिफरेंस बिटवीन आता है प्राइमरी डेटा जो है रॉ फॉर्म में होता है, बिकॉज हम लोग ने भी देखा होगा जो हम लोग के घर पे सर्वे करने आते पॉपुलेशन सेंसस के लिए, तो उन लोग क्या एक साथ मतलब बहुत सारा डेटा उन लोग के पास हो जाता है, तो उन लोग बस नंबर्स के हिसाब से डिनोट करके जाते हैं कि इतने इतने घर में पीपल है, इतना इतना उनका आधार कार्ड नंबर है, या फिर इतनी इतनी एजेस है, तो उन लोग के पास ऑल ओवर इंडिया का डेटा आ जाता है। तो वो सिर्फ एक रॉ फॉर्म में होता है। तो फिर वो रॉ फॉर्म में वाला डेटा होता है उसको फिर वापस क्लासीफाई करना पड़ता है, उसको टेबुलेटेड फॉर्म में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, यानी बहुत उसके बाद प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये होता है प्राइमरी डेटा का। बट सेकेंडरी डेटा का क्या, अब सेकेंडरी डेटा क्या करते हैं, तो प्राइमरी डेटा में से यूज़ करते हैं, इसलिए सेकेंडरी डेटा जो है पहले से एक टेबुलेटेड और एक क्लासीफाइड फॉर्म में पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है। क्यों, तो प्राइमरी डेटा क्या, तो रॉ फॉर्म में होगा, तो रॉ फॉर्म में होगा तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्लासीफाई करना पड़ेगा, फिर उसको टेबुलेट फॉर्म में करना पड़ेगा। बट सेकेंडरी डेटा क्या, वो पहले से ही एक क्लासीफाइड और टेबुलेट फॉर्म में अवेलेबल है। क्यों, तो उन लोग क्या दूसरा ही डेटा यूज़ करने वाले, दूसरे का डेटा यूज़ करने वाले, इसलिए ये तीसरा डिफरेंस बिटवीन है। फोर्थ डिफरेंस बिटवीन बोले तो प्राइमरी डेटा में ऐसा बोला जाता है टाइम, मनी एंड एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होता है। क्यों, तो अब प्राइमरी डेटा फॉर एग्जांपल समझो जो सेंसस के लिए आते हैं हम लोग के घर पे, अब गवर्नमेंट इतने सारे इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करेगी कि जाओ यहाँ यहाँ जाके घर घर जाके सबका इन्वेस्टिगेशन करो। अब इतने सारे बंदों को जब भेजना है, उन लोग फ्री में तो जाने वाले हैं नहीं, उन लोगों को कुछ सैलरी पे करनी पड़ेगी, उन लोगों को कुछ मनी पे करना पड़ेगा तभी वो जाने वाले, ठीक है। उधर हम लोग का मनी वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट होगा कि कभी कभी हम लोग ने देखा होगा कि किसी किसी घर में ताला रहता है जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, फिर वो 2 दिन बाद फिर से आएंगे उसी घर के पास कि अभी तो ताला नहीं होगा करके, तो उसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, क्या पता फिर से ताला होगा, यानी बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, इतना घर और घूमने में एनर्जी तो वेस्ट होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि प्राइमरी डेटा में जो है मनी, टाइम एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। वाइल सेकेंडरी डेटा की अगर बात करूँ तो कंपेरेटिवली सेकेंडरी डेटा में मनी, टाइम एनर्जी जो है थोड़ा कम वेस्ट होता है। क्यों, तो उन लोगों को क्या करना है, जो पहले से डेटा कलेक्टेड है उसी डेटा को वापस से यूज़ करना होता है, उसी को बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। यानी उन लोगों ने ज़्यादा मनी वेस्ट करना है इसको फीस दे के उसको फीस दे के, ना उन लोगों को टाइम वेस्ट करना है ज़्यादा, डायरेक्टली जो डेटा है उसी को वापस से यूज़ कर लो, ना एनर्जी वेस्ट करना है। इसलिए बोला जाता है प्राइमरी डेटा में जो है मनी, टाइम एंड एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होता है एज कंपेरेटिवली सेकेंडरी डेटा। अब लास्ट डिफरेंस बिटवीन, पांचवा डिफरेंस बिटवीन आता है कि प्राइमरी डेटा को जो है रिलायबल डेटा बोला जाता है। अब रिलायबल होता है यानी विश्वास करने लायक, ठीक है। प्राइमरी डेटा को ऐसा बोला जाता है रिलायबल होता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्यों, अब हम लोग ने खुद के इन्वेस्टिगेशन से किया है भाई, है ना, हम लोग ने खुद से पूरा का पूरा रिसर्च किया है, खुद से हम लोग ने इंक्वायरी किया है, तब वो डेटा कलेक्ट किया है, इसलिए उसको थोड़ा सा रिलायबल बोला जाता है कि हाँ भाई विश्वास कर सकते हो वो डेटा पे। क्यों, तो हम लोग को भरोसा है कि हम लोग ने पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ किया है। बट सेकेंडरी डेटा जो है हम लोग क्या दूसरे डेटा पे से वो डेटा यूज़ करते हैं, यानी रीयूज़ करते हैं पहले से कलेक्टेड डेटा, इसलिए थोड़ा जो सेकेंडरी डेटा को जो है थोड़ा सा कम रिलायबल या फिर कम रिवेलेंट ऐसा बोला जाता है, बराबर। क्योंकि क्या पता हम लोग जो डेटा दूसरे सोर्स पे से कलेक्ट कर रहे हैं, क्या पता उस सोर्स पे जो है गलत डेटा अवेलेबल हो और हम लोग वही डेटा अगर यूज़ करने लग जाए तो, है ना, इसलिए बोला जाता है सेकेंडरी डेटा जो है कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिलायबल और थोड़ा कम रिवेलेंट होता है। अब इसको एक फनी सी एग्जाम्पल से फिर समझते कि हम लोग ने देखा होगा जब हम लोग एग्जाम्स करते, एग्जाम के टाइम पे हम लोग जब खुद से पढ़ के जाते, खुद से पूरा का पूरा प्रिपेयर करते, जितना भी क्वेश्चन आंसर है, जितना भी सब कुछ है, खुद से प्रिपेयर करके जब एग्जाम लिखने जाते, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, हम लोग पूरा का पूरा खुद से सॉल्व करने लग जाते हैं और हम लोग का फुल विश्वास होता है कि जो भी मैं आंसर लिख रहा हूँ वो पूरा करेक्ट है। क्यों, तो हम लोग ने खुद के इन्वेस्टिगेशन से यानी खुद से पूरा रिसर्च करके वो क्वेश्चन आंसर सब कुछ बैठ के हम लोग ने कितने घंटे नहीं पता पढ़ा होगा, तब जाके हम लोग आंसर लिख पा रहे हैं। यानी हम लोग को फुल विश्वास होता है कि मैं जो भी लिख रहा वो बिल्कुल परफेक्ट है। बट अभी दूसरी तरफ अगर बोलूँ मैं, तो जब हम लोग कुछ पढ़ के नहीं जाते और हम लोग के आगे समझो एक ऐसा बंदा बैठा है जिसको कुछ आता नहीं है बट वो फिर भी लिखे जा रहा है, और जब हम लोग उससे पूछते हैं कि मुझे भी थोड़ा दिखा दे, फिर वो जब हम लोग को शो करता है
तो उसका देख के आंसर लिखने से पहले हम लोग को पहले एक डाउट आता है कि क्या पता ये जो भी आंसर लिख रहा है वो सही होगा कि नहीं होगा, है ना। क्यों, तो क्या पता वो जो भी आंसर लिख रहा है वो मैं भी वापस लिखने लग जाऊँ तो क्या पता वो आंसर गलत हो, है ना। यानी वो सेकेंडरी डेटा यूज़ करते तो हमें थोड़ा सा हम लोग को डाउट होता है कि क्या पता ये सही है भी कि नहीं है। बट वही प्राइमरी डेटा क्या, मैंने खुद के इन्वेस्टिगेशन से किया, मैंने खुद पूरा पढ़ के गया, तब मुझे आ रहा है वो आंसर और मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं मैं जो भी कर रहा हूँ सही है। और सेकेंडरी डेटा थोड़ा सा पहले तो डाउट आता है कि जो भी लिख रहा हूँ सही है कि नहीं, ठीक है। इसलिए ऐसा बोला जाता है प्राइमरी डेटा जो है ज़्यादा रिलायबल होता है हैज़ कंपेरेटिवली सेकेंडरी डेटा। तो ये थे 5 डिफरेंस बिटवीन। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। सो हम लोग ने देख लिया प्राइमरी डेटा क्या था, सेकेंडरी डेटा क्या था। तो अब देखते हैं कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के भी और कितने सारे मेथड्स है वो। सो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हो गया डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी बाय ईमेल, इंक्वायरी बाय टेलीफोन, इंक्वायरी बाय न्यूज़ रिपोर्टर, या फिर मेथड ऑफ क्वेश्चनर। ये बहुत सारे हम लोग के पास जो मेथड्स हैं। बट हम लोग को सीखने अभी 11th स्टैंडर्ड में बस 3 है, वो 3 है डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर। ये 3 ही मेथड्स है जो हम लोग को ये सिलेबस के लिए है। सो चालू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी से कि अब डायरेक्ट इंक्वायरी यानी क्या होता है। सो डायरेक्ट इंक्वायरी सिंपल एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया होता है, एक इन्वेस्टिगेटर या फिर एक बोल सकते एनिमिनेटर जो है अपॉइंट किया होता है, और वो पर्सनली लोगों को जाके विजिट करता है, पर्सनली लोगों के पास जाके बैठता है, लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करता है उसको बोला जाता है सिंपल डायरेक्ट इंक्वायरी, ठीक है। यानी सिंपल एक ऐसी इंक्वायरी जिसमें कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली लोगों के पास जाके मिलता है, बातचीत करता है लोगों से, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उन लोग के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन वो उन लोग के साथ बैठ के, उन लोग के साथ मिल के कलेक्ट करता हो। यानी डायरेक्टली जाके जब कलेक्ट किया जाता हो उसको बोला जाता है डायरेक्ट इंक्वायरी, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया उससे एक बार समझते हैं कि डायरेक्ट इंक्वायरी ने क्या। सो फॉर एग्जांपल उसमें दिया है कि समझो मेरे को एग्रीकल्चर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो समझो मैंने एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया कि अब एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके लाने के लिए सनक तालुका का जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है। तो जाएगा, फार्मर्स से विजिट करेगा, फार्मर्स से मिलेगा, फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे नोट डाउन करेगा, फार्मर्स की जो भी बातें होगी सारे जो डेटा है फार्मर्स के साथ बैठ के कलेक्ट करेगा, उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट इंक्वायरी, ठीक है। सो अब इसमें अब बात आगे बढ़ते कि अब डायरेक्ट इंक्वायरी तो पता चल गया क्या, तो डायरेक्टली जाके बातचीत करना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। बट इसमें भी हम लोग के पास एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए भी। सो अब डायरेक्ट इंक्वायरी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज होता है डायरेक्ट इंक्वायरी का कि डायरेक्ट इंक्वायरी जो है ज़्यादा रिलायबल होती है और ज़्यादा एक्यूरेट होती है, बराबर है। क्यों, डायरेक्ट इंक्वायरी हम लोग ने खुद लोगों से विजिट किया है, लोगों के पास खुद बैठे हम लोग, उनके सारे प्रॉब्लम सुने, तो क्या, तो जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे वो जो है ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा विश्वास करने लायक होगा और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा परफेक्ट होंगी, बराबर। ये हो गया फर्स्ट एडवांटेज कि जो भी इंक्वायरी हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी की मदद से कलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल होगा। सो सेकेंड पॉइंट क्या था हम लोग का कि डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या, फेस टू फेस इंक्वायरी होती है, सामने लोगों के साथ बैठते हैं। तो फेस टू फेस इंक्वायरी के कारण अगर समझो जो रिस्पोंडेंट है, यानी जो जिससे मैं इंक्वायरी ले रहा हूँ, जिससे मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको अगर कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चंस हो गए या फिर उसको कुछ सोल्यूशन चाहिए होगा, तो मैं डायरेक्टली ऑन द स्पॉट उसका जो भी डाउट है वो उधर ही क्लियर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं फार्मर्स के पास गया, तो फार्मर्स ने मुझसे पूछा कि मेरा जो है फार्मिंग अच्छा नहीं होता, मेरी जो खेती है वो परफेक्ट नहीं होती, तो मैं उधर ही उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ कि आप जो है ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कीजिए, या फिर आप जो है मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कीजिए, आप ट्रैक्टर्स यूज़ कीजिए, इम्प्रूव सीड्स का यूज़ कीजिए। तो क्या, मैं उधर ही उनका सोल्यूशन कर दूंगा कि ऐसे करके भी आप अपनी फार्मिंग जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कि फेस टू फेस इंक्वायरी के कारण क्या होता है, जो सामने वाले रिस्पोंडेंट के अगर कुछ क्वेश्चन हो या फिर कुछ डाउट हो, तो मैं जो है ऑन द स्पॉट उसका सोल्यूशन कर सकता हूँ, उसको प्रॉपर सॉल्यूशन देके या फिर प्रॉपर सजेशंस देके। ये हो गया सेकंड एडवांटेज। अब तीसरे एडवांटेज पे आते हैं कि अब जो है हम लोग डायरेक्टली उनके पास जाएंगे, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के कारण मैं क्या, उनसे पर्सनली मीट करूंगा, और पर्सनल इंटरव्यू के कारण कभी कभी मुझे जो है सप्लीमेंट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सप्लीमेंट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी मैं जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालने गया था उन लोग से बातचीत करके, बट उन लोग के साथ पर्सनली मीट करने के कारण उनसे बातों बातों में मुझसे थोड़े से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल गए। यानी उन लोग ने जितना भी उनके अंदर जो भी था इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा मेरे को दे दिया। यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी कभी मिल जाते हैं। क्यों, तो
पर्सनल इंटरव्यू के कारण। हम लोग में देखा होगा कि कभी कभी हम लोग के फ्रेंड के साथ बैठते हैं, अगर वो उदास होता है तो उससे हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं, तो वो धीरे धीरे करते करते उसके अंदर जो भी फीलिंग्स होती है सब कुछ शेयर करने लग जाता है हम लोग से। क्यों? हम लोग उससे पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो भी अपनी जितनी फीलिंग्स है सब कुछ शेयर करने लगता है। तो वही होता है उसमें भी, हम लोग पर्सनली मीट करेंगे फार्मर्स को, जो भी पर्सन है उन लोग को, तो जिसके कारण क्या, जो भी इन्फॉर्मेशन से थोड़े एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने चालू हो जाएंगे हम लोग को, वो सारे जितना उनके अंदर जो भी फीलिंग्स है सब शेयर करने लग जाएंगे। तो जिसके कारण मुझे फ्यूचर में अगर कुछ उसके ऊपर से एनालिसिस करना होगा, फ्यूचर में मुझे उसके ऊपर से रिजल्ट निकालना होगा, कुछ सॉल्यूशन करना होगा उस इन्फॉर्मेशन पे से, तो मुझे ज़्यादा हेल्प मिलेंगी उस तरह की इन्फॉर्मेशन से, सप्लीमेंट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, ये हो गया तीसरा एडवांटेज। अब चौथे एडवांटेज पे आते हैं। चौथा एडवांटेज क्या होता है कि अगर समझो जो एरिया है हम लोग का, यानी मैं किसी छोटे से गांव में बस इन्वेस्टिगेशन के लिए गया होगा, तो वो टाइम पे डायरेक्ट इंक्वायरी खूब ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, सो ऐसा बोला जाता है कि अगर जो हम लोग का एरिया है यानी जो फील्ड है इंक्वायरी का, अगर वो छोटा सा फील्ड होगा तो वो टाइम पे डायरेक्ट इंक्वायरी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। क्यों? तो हम लोग को ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा हम लोग का। इसलिए ऐसा बोला जाता है अगर एरिया हम लोग का छोटा सा होगा इंक्वायरी के लिए, तो वो टाइम पे डायरेक्ट इंक्वायरी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। और लास्ट हम लोग का जो एडवांटेज है वो है कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि अगर कोई सामने वाला रिस्पॉन्डेंट है, वो अनविलिंग है उसके अंदर की जो भी फीलिंग्स या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्या पता उसके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो सामने वाले को बताना नहीं चाहता हो, बट पर्सनल इंटरव्यू के कारण मैं क्या करूँगा, उससे थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने चालू करूँगा, सप्लीमेंट्री ऑफ क्वेश्चन पूछने चालू करूँगा, मैं उससे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछूंगा, तो अपने जो भी छुपा रहा है फीलिंग्स वो शेयर करने लगा धीरे धीरे, जिसके कारण उसके अंदर की जो भी ऐसी फीलिंग्स है जो शेयर नहीं करना चाहता, वो भी वो धीरे धीरे मुझे बताने लग जाएगा और मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगा। तो वही है कि अगर कोई पर्सन जो है अनविलिंग है कि उसके अंदर जो भी डेटा है, मतलब वो डेटा जो है देने के लिए थोड़ा अनविलिंग हो रहा है, क्या पता उसका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, बट मैं क्या थोड़े से सप्लीमेंट्री ऑफ क्वेश्चन पूछना चालू करूँगा, उससे थोड़ा सा घुमा फिरा के उससे क्वेश्चन पूछने लग जाऊँगा, तो मेरे को जो भी उसके अंदर के इन्फॉर्मेशन हो धीरे धीरे पता लगने लग जाएंगे। तो ये पांचवा एडवांटेज। बट मैं उसको ये जरूर एश्योरेंस दूंगा कि उसने जो भी मेरे साथ शेयर किया उसके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैं उसका बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करूंगा, उसके सारे इन्फॉर्मेशन से मैं सेफ रखूंगा, किसी के साथ मिसयूज़ नहीं करूंगा, ये एश्योरेंस दिया जाता है वो टाइम पे। तो हो गए हम लोग के 5 एडवांटेजेस डायरेक्ट इंक्वायरी के। अब डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज डायरेक्ट इंक्वायरी का ये आता है कि डायरेक्ट इंक्वायरी को ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादा टाइम लेते, और अगर डायरेक्ट इंक्वायरी करना होगा तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम लोग का जो एरिया है या फिर जो हम लोग का फील्ड है इंक्वायरी का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूरे इंडिया का डेटा निकालना है एग्रीकल्चर का, तो अब सोचो मुझे कितने सारे इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत पड़ेगी पूरा डेटा इंडिया का निकालने के लिए, कितना ज़्यादा टाइम उसके पीछे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर एरिया ऑफ फील्ड अगर बहुत ज़्यादा होगा, अगर वाइडर होगा, तो वो टाइम पे मुझे ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा वो टाइम पे। दूसरा डिसएडवांटेज आता है कि ये जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है अगर एरिया बड़ा होगा तो। क्यों एक्सपेंसिव होता है? अब वही समझो ना कि अगर इतना बड़ा एरिया है, इतने सारे इन्वेस्टिगेटर्स लगेंगे, अब इतने सारे इन्वेस्टिगेटर को मुझे कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्यों? तो अब इतने सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया जब इंक्वायरी के लिए जाएंगे तो उन लोगों को मुझे उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी, उनके जो भी फीस है वो पे करने पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से मेरा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि ये वाला जो डायरेक्ट इंक्वायरी का प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और लास्ट डिसएडवांटेज की अगर बात करूँ, तीसरे डिसएडवांटेज की, तो ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट इंक्वायरी जो थोड़ा सा कम रिलायबल है। अब सब लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट इंक्वायरी कैसे कम रिलायबल है। डायरेक्ट इंक्वायरी यानी क्या होता है, तो पर्सनली मीट करना, लोगों से बातचीत करना, तब वो कैसे रिलायबल कम होगा? तो क्यों रिलायबल कम होगा कि समझो कभी जो इन्वेस्टिगेटर है वो अनट्रेंड रहा, तो यानी उसको बातचीत करना नहीं आता लोगों से, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी नहीं आती, तो वो टाइम पे वो लोगों से जो भी इन्फॉर्मेशन लाएगा वो गलत भी हो सकती है। क्यों? तो जो सामने वाला इन्वेस्टिगेटर है वो अनट्रेंड है, उसको बात करना ही नहीं आता लोगों से। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे डायरेक्ट इंक्वायरी के द्वारा, वो कभी कभी रिलायबल कम हो सकती है अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अनट्रेंड रहा तो ये थी हम लोग की 3 डिसएडवांटेज डायरेक्ट इंक्वायरी के। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते जो है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी, तो अब तक हम लोग ने देखा क्या डायरेक्ट इंक्वायरी क्या होता है। तो डायरेक्ट इंक्वायरी क्या था कि उसमें हम लोग क्या पर्सनली लोगों को मीट करने जाते थे, उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करते थे हम लोग।
तो वो था डायरेक्ट इंक्वायरी। बट अब इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या होता है? तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है बेसिकली, तो किसी इन्वेस्टिगेटर या फिर किसी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करते हैं, उसमें हम लोग किसी इन्वेस्टिगेटर या ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करते हैं, बट वो इन्वेस्टिगेटर या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो कि कैपेबल होता है किसी इंक्वायरी को कलेक्ट करने की, यानी उन लोग ने पहले से इंक्वायरी कलेक्ट की होती है या फिर उन लोग ने पहले से इन्वेस्टिगेशन किया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं और उन लोग से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। यानी सिंपल बोलो तो ऐसी इंक्वायरी, ऐसा मेथड जिसमें क्या किसी इन्वेस्टिगेटर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करना और उन लोग से इन्फॉर्मेशन निकालना, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ठीक है, ये था डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी का डिफरेंस। तो अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट इंक्वायरी हम कब कब कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर डायरेक्ट इंक्वायरी का हम लोग के पास सोर्स ना हो, यानी अगर डायरेक्ट इंक्वायरी का जो सोर्स है वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो टाइम पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कोविड-19 का एग्जांपल लेता हूँ। वो टाइम पे क्या था, सब जगह लॉकडाउन लगा था, इसलिए हम लोग क्या बाहर जा नहीं सकते थे, लोगों को मीट नहीं कर सकते थे। वो टाइम पे यानी बोल सकते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी तो इम्पॉसिबल थी, इसलिए वो टाइम पे क्या इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट थी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा कि अगर डायरेक्ट इंक्वायरी का सोर्स है वही एग्जिस्ट ना करता तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट होती है। दूसरा क्या पॉइंट है, अगर हम लोग का जो एरिया है, यानी जो मुझे एरिया करना है, जो एरिया में मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो एरिया अगर बहुत ज़्यादा वाइड हो, यानी बहुत दूर दूर तक हो, या फिर मेरे पास टाइम ही ना हो। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम ही ना हो कि मैं जाके लोगों से मीट करूँ, लोगों से पर्सनली बातचीत करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या फिर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो टाइम पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गया कि इनडायरेक्ट इंक्वायरी कब कब बेस्ट होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी का, कि अगर जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो वो अगर कॉम्प्लेक्स हो, यानी अगर मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है अगर वो कॉम्प्लेक्स हो, तो वो टाइम पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट होती है। अब कॉम्प्लेक्स यानी क्या, फॉर एग्जांपल समझते हैं कि मुझे जो है ऐसे किसी गांव में या फिर ऐसे किसी जगह पे जाना है जहाँ का लैंग्वेज मुझे आता ही नहीं हो। ठीक है, वहाँ पे जाके मुझे इन्वेस्टिगेशन निकालना है, तो अगर मैं उनसे बातचीत भी करने जाऊँ तो उन लोग जो बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा, और जो मैं उनसे पूछूंगा उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो टाइम पे डायरेक्ट इंक्वायरी करना इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए क्या इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट है। तो मैं ऐसे किसी इन्वेस्टिगेटर से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करूंगा जिनसे मैं वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ, और वो मुझे मदद करेंगे क्या, तो उसको ट्रांसलेट करने में, फिर उसको मुझे हेल्प करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करने के लिए, तो वो टाइम पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट होता है। फोर्थ पॉइंट, कि अगर कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट होता है डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए, कि इतने सारे मुझे इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इतना ज़्यादा मुझे एक्सपेंस लगेगा, तो जो भी कॉस्ट लगना है वो मेरे से नहीं हो पाएगा, यानी जो कॉस्ट लगना है वो मैं अनबियरेबल, जिसको बोला जाता है, वो कॉस्ट मैं सहन नहीं कर सकता या फिर वो कॉस्ट मैं नहीं उठा सकता। तो जो भी कॉस्ट लगने वाला है डायरेक्ट इंक्वायरी पे वो मेरे से नहीं हो पा रहा है पे करने के लायक, तो वो टाइम पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट होता है, ताकि जो कॉस्ट है, एक्सपेंस मीन्स जो भी एक्सपेंस है वो कंपेरेटिवली कम होता है डायरेक्ट इंक्वायरी के। इसलिए बोला गया कि अगर जो भी एक्सपेंस है या फिर जो भी कॉस्ट है, अगर मैं वो अनबियरेबल हूँ, यानी वो कॉस्ट जो है वो मैं सहन नहीं कर पा रहा, तो वो टाइम पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी ही बेस्ट होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हम लोग कि इनडायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में हम लोग ने इतना तो जान लिया, क्या कांटेक्ट किया जाता है, यानी इतना पता चल गया कि इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या है, यानी तो किसी थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करना और उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इनडायरेक्ट इंक्वायरी और डायरेक्ट इंक्वायरी क्या। तो जैसे हम लोग ने डायरेक्ट इंक्वायरी में एक एग्जांपल देखा था, अगर याद होगा आप लोग को, तो उसमें हम लोग ने एग्जांपल क्या देखा था डायरेक्ट इंक्वायरी में, कि एक पर्सन था जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था, सुनक तालुका में गया था वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और फार्मर्स को मीट किया था, और फार्मर्स के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसने कलेक्ट की थी डायरेक्ट इंक्वायरी में। अब इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होगा कि जो पर्सन ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाई है, मैं क्या करूंगा, उस पर्सन को कांटेक्ट करूंगा और उससे इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, वो हो गया इनडायरेक्ट इंक्वायरी। यानी जो पर्सन खुद जाके मिला लोगों को, लोगों से बातचीत की, उन लोग से इन्फॉर्मेशन निकाली, अब मैं क्या करूंगा, उसी पर्सन से इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, तो हो गया मेरा इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ठीक है, ये था एग्जांपल। तो बढ़ते इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी के, और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज की अगर बात करूँ इनडायरेक्ट इंक्वायरी की, तो फर्स्ट आता है कि अगर एरिया, यानी जो मेरा एरिया है वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे हम लोग ने पीछे भी देखा, अगर एरिया हम लोग का जो फील्ड है कि मुझे इंक्वायरी इतना इतने करना है, फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया का मुझे अगर इंक्वायरी करना है,
तो वो टाइम पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ड है। क्यों? डायरेक्टली मैं जिसने भी इंक्वायरी किया होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर किसी इन्वेस्टिगेटर ने, मैं डायरेक्टली उससे इन्फॉर्मेशन ले लूँगा ना, है ना। तो क्या उसके लिए मेरे को क्या थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया कि अगर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वो टाइम पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ड है। तो ये हो गया फर्स्ट एडवांटेज। दूसरे एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो अगर समझो सामने वाला बंदा अनविलिंग है, यानी जैसे हम लोग ने पीछे भी देखा था कि अगर सामने वाला बंदा अनविलिंग है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन वो दे नहीं पा रहा है, क्या पता उसके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगे या फिर उसके कुछ पर्सनल सीक्रेट्स होंगे जो बताना नहीं चाहता होगा। तो अगर मैं सामने उसके जाऊँ भी, अगर मैं जो भी इन्वेस्टिगेटर मैंने भेजा होगा फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए, वो अनट्रेंड होगा, वो साफ साफ इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाएगा, है ना। क्यों? तो सामने वाला बंदा अनविलिंग है, वो आंसर दे नहीं पा रहा है, फिर वो अपना जो शेयर है वो करना नहीं चाहता। तो वो टाइम पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट है कि हम लोग कर नहीं पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे से इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो ये होता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी का एडवांटेज कि अगर सामने वाला बंदा अनविलिंग है अपने जो भी इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इनडायरेक्ट इंक्वायरी से इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड एडवांटेज। अब तीसरा एडवांटेज यानी क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट इंक्वायरी में टाइम एक्सपेंस, मतलब टाइम मनी एंड एनर्जी जो है थोड़ा सा कम लगता है एज कंपेरेटिवली डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी में हम लोग ने देखा था क्या, मुझे लॉट्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मेरे को क्या एक्सपेंस ज़्यादा जाएगा उन लोगों को पे करने में, टाइम ज़्यादा जाएगा बहुत ज़्यादा। इतना पूरे इंडिया में अगर होगा इंक्वायरी तो कितने सारा मेरा टाइम वेस्ट होगा, उसमें एनर्जी वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट इंक्वायरी में थोड़ा ज़्यादा कंपेरेटिवली टाइम मनी एंड एनर्जी वेस्ट होता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट इंक्वायरी। एंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होगा कि मुझे जो टाइम मनी एंड एनर्जी है थोड़ा सा कम जाएगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी। क्यों? तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली उस पर्सन से कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम टाइम मनी एंड एनर्जी वेस्ट होगा। ये हो गया थर्ड एडवांटेज। अब अगर फोर्थ एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ एडवांटेज रहता है हम लोग के पास कि ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसा मेथड जो है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। क्यों? तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, और गवर्नमेंट को अगर बार बार इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो बार बार वो लोगों को नहीं भेजती रहेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा गवर्नमेंट को फिर ये मेथड बेस्ट लगता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी का। गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली पर्सन से, किसी इन्वेस्टिगेटर से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करती है और इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। तो इसलिए बोला गया कि ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन से गवर्नमेंट को ज़्यादा सूटेबल होती है या फिर गवर्नमेंट को ज़्यादा बेस्ट लगता है ये मेथड इनडायरेक्ट इंक्वायरी एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी। ये था हम लोग का एडवांटेजेस था। अब डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज दो ही हम लोग के पास। पहला डिसएडवांटेज ये है कि समझो मैंने जो भी मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट करता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी इन्वेस्टिगेटर को। अब समझो जो इन्वेस्टिगेटर हो या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो अनबायस्ड हो, है ना, यानी वो क्या उन लोग में क्या सिंपल बोल सकते हैं प्री जस्टिस हो। ठीक है, प्री जस्टिस हो यानी सिंपल वो क्या इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हो, या फिर उन लोग का जो है बायस्ड एटीट्यूड हो, यानी सिंपल उनका जो एटीट्यूड हो बायस जैसा हो कि शायद उन लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट हो उन लोग का जो कि वो मुझे शेयर ना करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनको लगता हो कि इसको शेयर करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, यानी वो सिंपल बायस कर रहे हो टाइम पे कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन शेयर ना करना चाहते हो। वो टाइम पे फिर उन लोग क्या पता मुझे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे, ये भी हो सकता है। इसलिए ऐसा बोला है कि अगर जो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सामने वाला जो इन्वेस्टिगेटर है अगर उसका बायस्ड एटीट्यूड हो या फिर प्री जस्टिस हो तो वो टाइम पे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लूँ वो अनरिलायबल भी हो सकता है, यानी थोड़ा सा विश्वास करने कम योग्य हो सकता है, या फिर उसमें मैं थोड़ा कम विश्वास कर सकता हूँ बिकॉज क्या उसके साथ उसका कुछ बायस्ड एटीट्यूड जुड़ा है, इसके कारण। ये हो गया फर्स्ट डिसएडवांटेज। अब दूसरे डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो मीन्स बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेटर मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन्वेस्टिगेटर हो वो इनसफिशिएंट हो, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन उनसे ली गई हो वो इनसफिशिएंट हो, करेक्ट ना हो प्रॉपरली, या फिर जो भी उन लोग ने दी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो डिसऑनेस्ट हो, यानी विश्वास इतना कर नहीं सकते। तो जो भी इन्फॉर्मेशन लूँगा वो क्या होगा, यूजलेस ही होगा। सिंपल सी बात है, यानी क्या उन लोग ने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया अगर वो डिसऑनेस्ट हो, यानी इस पर मैं अगर खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे खुद लग रहा है कि भाई ये करेक्ट ही नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूँगा, है ना। तो यानी वैसे टाइप की इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। तो ये दो डिसएडवांटेज है इनडायरेक्ट इंक्वायरी के। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो हम लोग का थर्ड है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। मेथड ऑफ क्वेश्चनर
तो मेथड ऑफ क्वेश्चनर क्या होता है? हम लोग ने डायरेक्ट इंक्वायरी देख लिया, इनडायरेक्ट इंक्वायरी देख लिया, अब बचा मेथड ऑफ क्वेश्चनर। अब मेथड ऑफ क्वेश्चनर में बेसिकली क्या होता है, तो इसमें एक लिस्ट रेडी किया जाता है। सिंपल, मेथड ऑफ क्वेश्चन में एक लिस्ट रेडी किया जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लॉजिकल होंगे और टॉपिक के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पॉपुलेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बस पॉपुलेशन रिलेटेड ही क्वेश्चन उसमें ऐड करूंगा वो लिस्ट में, और वो क्वेश्चन की जो लिस्ट होगी प्रॉपरली अरेंज होगी, बराबर एकदम प्रॉपरली अरेंज होगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें वो लिस्ट में, और हर क्वेश्चन के पास थोड़ा सा गैप दिया जाएगा ताकि उसमें जो सामने वाला पर्सन जो है अपने आंसर फिल कर पाए, बराबर है। सिंपल, तो इसको बोला जाता है क्या, एक मेथड ऑफ क्वेश्चनर की एक लिस्ट रेडी की जाएगी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो प्रॉपरली अरेंज होंगे, और हर क्वेश्चन के पास थोड़ी सी एक स्पेस दी जाएगी ताकि सामने वाला पर्सन जो उसमें अपने आंसर्स भर सके, ठीक है। तो ये जो लिस्ट बनाई मैंने, इसको बोला जाता है क्वेश्चनर, और ये जो मेथड से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ इसको बोला जाता है मेथड ऑफ क्वेश्चनर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मेथड ऑफ क्वेश्चनर। सो मेथड ऑफ क्वेश्चनर की अगर बात करूँ तो ये टाइप का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है अगर एरिया बहुत ज़्यादा वाइड हो। सिंपल है, क्या करूँगा मैं, अगर एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है, फॉर एग्जांपल मुझे ऑल ओवर इंडिया में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, बार बार मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। सो अगर ऑल ओवर इंडिया में मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिस्ट जो है लोगों के पास भेजूंगा, लोग उसको अपना आंसर फिल करेंगे या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, मैं वो लिस्ट ले लूँगा, सिंपल है, ठीक है। तो अगर एरिया बहुत ज़्यादा वाइड होगा तो वो टाइम पे मेथड ऑफ क्वेश्चनर बेस्ट है। मेथड ऑफ क्वेश्चन में हम लोग का टाइम से होगा, मनी से होगा। टाइम कैसे से होगा, ज़्यादा टाइम जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या था, डायरेक्ट इंक्वायरी में हम लोग को लोगों के साथ पास जाके मीट करना पड़ रहा था, पर्सनल उन लोगों के साथ इंटरव्यू लेना पड़ता था, तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा था। इसमें कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पेपर उन लोग को दो जिसमें पूरे क्वेश्चन है, उन लोग खुद ब खुद आंसर फिल करके दे देंगे, है ना। तो इसमें टाइम से होता है, मनी से होता है मेथड ऑफ क्वेश्चनर में। तो मेथड ऑफ क्वेश्चनर जो ऐसा बोला जाता है मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ये नहीं होता है कि खर्चा कम लगने वाला मेथड है, नहीं, ऐसा मेथड जिसमें हम लोग का एक्सपेंस जो है थोड़ा सा कम लगता हो, ठीक है, ये होता है मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड। तो मेथड ऑफ क्वेश्चनर जो हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी में भी यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्ट इंक्वायरी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इंक्वायरी में कैसे यूज़ करना है, तो मैं जब लोगों से मीट करूँगा, लोगों से पर्सनल इंटरव्यू लेने जाऊँगा, तो मैं उनसे बातचीत करने की बजाय उन लोगों को सिंपली जो उन लोग का लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है वही उन लोग को दे दूंगा, उन लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर फिल करेंगे, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सिंपल। यानी हम लोग जो है ये मेथड ऑफ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इंक्वायरी में भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट इंक्वायरी में कैसे, तो मैं सिंपल इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या करता था, कांटेक्ट करता था किसी इन्वेस्टिगेटर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो सिंपल उन लोगों को कांटेक्ट करके मैं क्या करूँगा, जो लिस्ट है वो उन लोग को ही दे दूंगा, क्वेश्चंस की लिस्ट, उन लोग वो लिस्ट फुलफिल कर देंगे और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ऑफ क्वेश्चनर। क्या कि मेथड ऑफ क्वेश्चनर जो है डायरेक्ट इंक्वायरी में भी यूज होता है और इनडायरेक्ट इंक्वायरी में भी यूज होता है। तो जो मेथड ऑफ क्वेश्चनर है इसके वेज कौन से, यानी इसको कौन से वेज में यूज कर सकते हैं, तो दो वे है जिसकी मदद से हम लोग मेथड ऑफ क्वेश्चनर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक होता है बाय पोस्ट, यानी जो लिस्ट है वो पोस्ट के द्वारा लोगों को भेज देना, लोग उसमें अपने जो भी आंसर से फिल कर देंगे और लोग भी वापस जो है हम लोग को पोस्ट के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर देंगे, यानी ये होता है बाय पोस्ट, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मेथड ऑफ क्वेश्चनर से। और दूसरा होता है एनिमिनेटर के द्वारा, यानी सिंपल पर्सन जाएगा, जो पर्सन है यानी इन्वेस्टिगेटर है वो खुद लोगों से मिलेगा, लोगों को जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करेगा, लोग उसमें अपने आंसर फिल करेंगे, अपने जो भी इन्फॉर्मेशन से फिल करेंगे, हम लोग को लिस्ट मिल जाएगी। ये होता है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। हाँ, और एक बात और कि मेथड ऑफ क्वेश्चनर में जो भी क्वेश्चंस की लिस्ट होगी, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस की लिस्ट होगी मेथड ऑफ क्वेश्चनर में वो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। बिकॉज क्यों, अगर मेथड ऑफ क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस है हम लोग के जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है अगर वो शॉर्ट एंड सिंपल होगी तो सामने वाला जो भी पर्सन है उसको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा, बराबर है ना। वो इजीली क्वेश्चन को समझ पाएगा, इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा और तभी आंसर वो इजीली शेयर कर पाएगा, यानी इजीली आंसर जो उसमें फिल कर पाएगा। अगर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने इतने बड़े बड़े रखे तो उसको पढ़ने में ही वो बोर फील करेगा कि इतना बड़ा कौन पढ़ेगा करके, है ना। तो इसलिए बोला गया कि जो मेथड ऑफ क्वेश्चनर है उसमें जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ताकि सामने वाला बंदा उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, इजीली उसको फुलफिल कर पाए। तो अभी ये जो बाय पोस्ट है हम लोग का जो मेथड ऑफ क्वेश्चनर के दो वेज है, बाय पोस्ट और बाय एनिमिनेटर, उस पर बढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते कि मेथड ऑफ क्वेश्चनर करते समय हम लोग को कौन सी बातें हैं जो
ध्यान में रखनी चाहिए कि मेथड ऑफ क्वेश्चनर करने से पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल क्वेश्चनरी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल क्वेश्चनरी, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी क्वेश्चनरी करने से पहले यानी मेथड ऑफ क्वेश्चनरी को अप्लाई करने से पहले जो हम लोग ने देखा कौन से मतलब चीज़ें जो हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए, यानी ये जो चीज़ें उसको हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन करनी चाहिए, फिर ही जो है हम लोग को मेथड ऑफ क्वेश्चनरी अप्लाई करनी चाहिए, वो देखते हैं। सो फर्स्ट हम लोग का आता है कि जो भी हम लोग मतलब जो मेथड ऑफ क्वेश्चनरी कर रहे हैं, यानी जो हम लोग ने लिस्ट बनाई है क्वेश्चनरी की, उसके लिए एक एप्रोप्रिएट टाइटल सिलेक्ट करना। यानी जो भी हम लोग ने क्वेश्चंस रेडी किए, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रेडी किए, उसका एक एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, यानी कि पता चलना चाहिए सामने वाला जो पर्सन है, जो रिस्पोंडेंट है, जब वो उसको पढ़ेगा तो उसको प्रॉपरली पता चलना चाहिए जो टाइटल पढ़ते हैं कि अच्छा ये इन्वेस्टिगेशन का बेसिकली पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एग्रीकल्चर रिलेटेड इंक्वायरी करनी है तो ऊपर एक प्रॉपर एग्रीकल्चर का टाइटल डालना पड़ेगा मुझे, ताकि जब सामने वाला वो पढ़े, जब सामने वाला उसको आंसर करने जाए तो टाइटल पढ़ के उसको पता चल जाए कि बेसिकली इसमें जो है मुझे एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, यानी ये जो है सर्वे है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड लाया गया है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम लोग मेथड ऑफ क्वेश्चनरी को अप्लाई करने जाए तो उसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि उसका एक एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, जो भी हम लोग ने क्वेश्चंस रेडी किए उसका। सेकेंड पॉइंट आता है कि जब हम लोग जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए, यानी जितना हो सके उतना कम से कम क्वेश्चंस होने चाहिए उस लिस्ट में। क्यों? तो भी आप लोग ही सोचो, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यानी मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो सामने वाला भी बोर हो जाएगा उसको मीन्स आंसर फिल करते करते, और बहुत सारे क्वेश्चंस को जो इनकम्प्लीट छोड़ जाएगा। क्यों? तो बोर हो जाएगा कि इतना सारा कौन फिल करेगा करके। वही अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, जितने क्वेश्चंस कम होंगे उसको भी फटाफट वो आंसर फिल करके हम लोग को दे देगा। इसलिए बोला गया है कि सेकंड पॉइंट कि जितना हो सकता है उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मिनिमम होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग का कम होना चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि समझो अगर मेरे पास जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उसमें 25 क्वेश्चंस है, फिर 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे अगर वो लिस्ट में, तो सिंपल क्या करना है, जो भी हम लोग ने लिस्ट रेडी किया उसको डिफरेंट मीन्स डिवाइड कर देना है डिफरेंट ग्रुप्स में इतने सारे क्वेश्चंस को, ताकि जब सामने वाला ये इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसको अगर हम लोग सिंपल ग्रुप्स में डिवाइड कर दे तो जब सामने वाला उसको देखेगा तो भी उसको ज़्यादा मतलब ऐसा स्ट्रेस जैसा फील नहीं होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस क्यों दे दिए, है ना। तो इसलिए बोला है जितना हो सकता है उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ही रखो। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है बेसिकली कि जो भी हम लोग लिस्ट रेडी कर रहे हैं, यानी जो भी क्वेश्चनरी हम लोग रेडी कर रहे हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनरी के टाइम पे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इंक्वायरी के रिलेटेड ही होने चाहिए। यानी अगर मैं इंक्वायरी कर रहा पॉपुलेशन सेंसस की तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो पॉपुलेशन रिलेटेड ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पॉपुलेशन का सर्वे करने आया हूँ और मैं एग्रीकल्चर का क्वेश्चन उसमें डाल दिया, है ना, या फिर मैं एग्रीकल्चर का क्वेश्चन मीन्स एग्रीकल्चर की इंक्वायरी करने आया और उसमें एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मतलब मेरा पर्पस है इंक्वायरी का उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए वो क्वेश्चनरी में, यानी जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है उसमें उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस होने चाहिए। ये हो गया थर्ड हम लोग का। फोर्थ आता है कि जो हम लोग ने लिस्ट रेडी की है, यानी जो क्वेश्चनरी रेडी की है हम लोग ने, वो सिंपल शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। यानी सामने वाला जब उसको पढ़े तो उसको तुरंत मीन्स आइडिया आ जाना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन का मतलब ये है, तो आंसर देने में ज़्यादा इजी फील करेगा। इसलिए बोला गया शॉर्ट, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जो भी हम लोग ने क्वेश्चनरी रेडी की है। डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, है ना, डबल मीनिंग वाले क्वेश्चन उसमें नहीं होने चाहिए। एक एग्जाम्पल से लेते जो इसी में टेक्स्ट बुक में हम लोग को दिया है कि समझो अगर मैंने उसमें एक क्वेश्चन रेडी किया है ऐसा कि आर यू एजुकेटेड, यानी क्या तुम मीन्स आपका जो एजुकेशन है वो कितना हो, या फिर आप एजुकेटेड हो कि नहीं हो। आर यू एजुकेटेड यानी आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, इसका मतलब ये होता है। बट अगर सामने वाले को एजुकेटेड का मीनिंग ही नहीं पता हो तो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाले को अगर एजुकेटेड का मीनिंग ही ना पता हो तो क्या होगा, है ना। मैंने तो क्वेश्चन डाल दिया आर यू एजुकेटेड, बट सामने वाले को अगर एजुकेटेड का मतलब ही ना पता हो तो आंसर मीन्स आंसर दे ही नहीं पाएगा प्रॉपरली, क्योंकि तो उसको मीनिंग ही नहीं पता। बट इसको अगर मैं इजी वे से करने जाऊँ, यानी एजुकेशन कौन से होते हैं, एक तो होता है सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और एक होता है अनएजुकेटेड यानी कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है। सो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन ये लिखूँ व्हाट इज़ योर एजुकेशन लेवल, यानी आपका जो एजुकेशन का लेवल कितना है, यानी आप कितने पढ़े लिखे हो,
और उसको मैं अगर ऑप्शंस के हिसाब से डिवाइड कर दूँ, अप टू प्राइमरी, अप टू सेकेंडरी, अप टू हायर सेकेंडरी, अप टू ग्रेजुएट या फिर अनएजुकेटेड, और सामने वाले को बस उस जो भी उसका एजुकेशन लेवल है उसको बस टिक करना है उसमें, तो कितना इजी हो जाएगा उसको सामने वाले जो रिस्पोंडेंट है उसको क्वेश्चन को समझने में और उसको आंसर करने में, जिसके बजाय जो हम लोग ने पहले क्वेश्चन पूछा था आर यू एजुकेटेड, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था। अब उसको अगर एजुकेट का मतलब ही नहीं पता होगा तो वो बेचारा फिल नहीं कर पाएगा वो इन्फॉर्मेशन को। बट अगर ऐसा करें हम लोग, क्वेश्चन को ईजी रखें और एक ऑप्शन हम लोग उसके सामने रख दें कि जिनको बस उसको टिक करके आंसर को फिल करना है, तो ज़्यादा ईजी होगा एज कंपेरेटिवली पहले क्वेश्चन के। ये हो गया 4 पॉइंट। अब 5th पॉइंट होता है कि जो हम लोग ने क्वेश्चंस रेडी किए, जो भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रेडी किया, उसका जो अरेंजमेंट होना चाहिए क्वेश्चंस का, वो एकदम लॉजिकल होना चाहिए। अब लॉजिकल इन द सेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि समझो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट अ स्मार्टफोन, है ना, यानी मैं पूछ रहा हूँ कि आपका स्मार्टफोन यानी जो हम लोग के पास अभी मोबाइल फ़ोन है उसके रिलेटेड आपका ओपिनियन क्या है, यानी आप मीन्स उसके रिलेटेड क्या बोलना चाहोगे, है ना, मीन्स आपके हिसाब से स्मार्टफोन कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द स्मार्टफोन, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मैं उनको पूछ रहा हूँ डू यू यूज स्मार्टफोन, यानी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो। तो ये तो लॉजिकल हुआ नहीं। पहले मैं उनको ये पूछ रहा हूँ कि स्मार्टफोन के रिलेटेड आपके क्या विचार है ना, यानी आपको स्मार्टफोन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो कि नहीं। तो ये तो लॉजिकल हुआ ही नहीं कि अगर सामने वाला यूज़ ही नहीं करता होगा तो स्मार्टफोन के रिलेटेड बताएगा क्या, है ना। तो इसलिए जो सीरीज है वो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे ये पूछना चाहिए कि आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो कि नहीं, है ना। फिर उसके नीचे क्वेश्चन होना चाहिए कि अब आपके ओपिनियन बताओ कि अगर वो स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे तो नीचे वो इजीली ओपिनियन बता सकते हो आंसर के। बट अगर वो यूज़ ही नहीं करते तो नीचे का आंसर ही नहीं देंगे। बट अगर हम लोग उनको पहले ही पूछ ले आपका ओपिनियन क्या है और पता चले कि वो स्मार्टफोन ही नहीं यूज़ करते तो क्या बोलेंगे आंसर में, है ना। तो इसलिए जो अरेंजमेंट होगा क्वेश्चंस का वो लॉजिकल होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट है यानी जो भी हम लोग ने लिस्ट रेडी की है क्वेश्चंस की, तो उसमें जो क्वेश्चंस है वो सेंसिटिव नेचर के नहीं होने चाहिए। अब सेंसिटिव नेचर ये नहीं होता है उसके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, यानी ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हम लोग से वो शेयर नहीं करना चाहता वैसे इन्फॉर्मेशन जो उससे पूछने नहीं चाहिए। ऐसा मतलब अवॉइड करना चाहिए ऐसे इन्फॉर्मेशंस को सामने वाले से पूछने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं उसका मैरिटल स्टेटस, यानी वो बंदा जो है शादीशुदा है कि नहीं, तो या फिर बोल सकते हैं उसके अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, यानी वो एक तो सोर्सेस होगा उसका जो भी वो काम करता होगा वहाँ से पैसा आता होगा, बट अदर सोर्सेस यानी दूसरे कहीं से भी वो अगर जुगाड़ करके पैसा लाता होगा तो उससे वैसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं पूछनी चाहिए, वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हो गई, बराबर। मैरिटल स्टेटस हो गया या फिर अदर सोर्सेस ऑफ इनकम हो गया, ये उसकी पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशंस हो गई, तो वैसी इन्फॉर्मेशन उसको पूछनी नहीं चाहिए। बट अगर फिर भी अगर हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ऐसे क्वेश्चंस भी, यानी हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस की भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए ही हो तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक एश्योरेंस दे दो सामने वाले रिस्पोंडेंट को, उसको एक भरोसा दिला दो कि आप जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे उसका मैं बिल्कुल भी मिस यूज़ नहीं करने वाला। आप जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे ये बस मैं एक डेटा के मीन्स एक डेटा चाहिए मुझे, इसके लिए मैं इसको बस यूज़ करूँगा, इसका कोई भी मैं मिस यूज़ नहीं करूँगा, बस ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी इसका मैं कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं करने वाला। उसको पहले भरोसा दिला दो ताकि जब वो आंसर मीन्स हम लोग को जब वो आंसर दे उसके पर्सनल लाइफ रिलेटेड तो उसको भी ज़्यादा मीन्स टेंशन ना हो कि अब मेरी जो पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पर स्प्रेड ना हो जाए करके, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। और लास्ट पॉइंट आता है कि जो भी हम लोग क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं तो ट्राई करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके जो आंसर्स हो वो यस या तो नो में होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके आंसर मैक्सिमम करके ट्राई करना चाहिए, उसके आंसर जो है यस या तो नो में होने चाहिए, या फिर कोई अल्टरनेटिव आंसर होना चाहिए उसका, यानी कि अगर सामने वाले को वो आंसर पता नहीं चल रहा तो उसका अल्टरनेटिव आंसर नहीं हो, दूसरा कहीं से वो आंसर वो फिल कर सकता है, यानी उसको अगर आइडिया आ रहा है कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है तो इजीली फिल कर पाए। ऐसे कोई तो क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि वो इजीली फिल कर पाए, येस या नो या फिर अल्टरनेटिव आंसर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए जिसका कोई स्पेसिफिक ओपिनियन ही ना हो, है ना, यानी ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसके रिलेटेड वो सामने वाला अगर कितना भी ट्राई करे वो आंसर ही ना दे पाए, है ना, यानी जिसको बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। सिंपल समझ में आ गया, यानी कॉम्प्लिकेटेड आंसर
अप्लाई मीन्स कॉम्प्लिकेटेड आंसर देना हो वैसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए उसमें, येस या नो या तो अल्टरनेटिव आंसर के हिसाब से बस क्वेश्चंस होने चाहिए उसमें। एक एग्जांपल लेते हैं जो इसी में है, इसमें एक एग्जांपल दिया है कि एक मीन्स बोला गया है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द सेमेस्टर ऑफ लास्ट ईयर और ये ईयर, यानी सिंपल हम लोग का फॉर एग्जांपल लेते हैं जो कोविड-19 के टाइम पे कोविड-19 में क्या होता है बेसिकली जो स्टूडेंट्स थे उन लोग का बहुत सारे चैप्टर जो रिड्यूस हो गए थे, है ना। कोविड-19 था इसलिए बहुत सारे मीन्स स्टूडेंट्स के बहुत सारे लेसन जो है रिड्यूस हो गए थे, बट ये टाइम पे वैसा कुछ नहीं, इसलिए वो सारे चैप्टर्स वापस ला दिए गए। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट योर सिलेबस, यानी जो आपका पहला सिलेबस था कोविड-19 पे रिड्यूस वाला, उसके कंपेरेटिवली अभी के सिलेबस के हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है, ये क्वेश्चन है। और अगर मैं उसमें ये ऑप्शंस रखूँ इन फेवर मीन्स मैं उसके फेवर में, यानी मुझे अच्छा लग रहा है कि जो सिलेबस वापस बढ़ा है वो मुझे पसंद है, या फिर ऑप्शन बी रखूँ मैं स्ट्रांगली इन फेवर, यानी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा अगर मैं रखूँ न्यूट्रल, यानी मुझे अच्छा भी लग रहा है और ख़राब भी लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन अगर मैं रखूँ कि अगेंस्ट टू में, यानी मुझे ये बेकार लग रहा है कि पहले इतना ज़्यादा रिड्यूस सिलेबस था अभी इतना ज़्यादा सिलेबस वापस बढ़ चुका है। या फिर फिफ्थ ऑप्शन में रखूँ स्ट्रांगली इन अगेंस्ट, यानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब आप ही सोचो ऐसे ऑप्शंस में रखूँ अगर कि मुझे पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पसंद भी है ना भी पसंद है, या फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, अगर ऐसे ऑप्शंस में रखूँ उसमें तो सामने वाला समझो आंसर कर पाएगा। आप लोग ही सोचो सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाएगा अब इसमें से मैं टिक कौन सा करूँ, ठीक है। तो इसके लिए बोला गया है कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस प्रिपेयर करें उसके आंसर जो है यस या तो नो में या तो अल्टरनेटिव आंसर दे सके वैसे होने चाहिए, सिंपल। तो ये थे हम लोग के बेसिकली क्या मेथड ऑफ क्वेश्चनरी के रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो हम लोग को ध्यान में रखने चाहिए जब हम लोग मेथड ऑफ क्वेश्चनरी को अप्लाई करने जाए तब, ठीक है। सो अभी सब लोग सोच रहे हो तो जो मीन्स अब इतने सारे मेथड्स है तो अप्लाई कौन सा करते हैं सब लोग, तो सब लोग जो है अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, यानी सबको जो प्रेफरेबल लगता है, यानी सबको जो अपने हिसाब से सही लगता है उन लोग वही मेथड जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि मेथड ऑफ क्वेश्चनरी ने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो कैसा होता है। जैसे कि हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है कुछ इस तरह से एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और इस रिलेटेड जो बेसिकली लिस्ट रेडी की जाती है मेथड ऑफ क्वेश्चनरी के टाइम पे। तो इजीली देख सकते हो कि कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है रेडी किए जाते हैं इस लिस्ट में, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।